नेपोलियन के विषय में पहला जो पहलू आपको अध्ययन करना है, पहला जो सब टॉपिक आपको देखना है, वो नेपोलियन का उदय देखना है। नेपोलियन का उदय या नेपोलियन का उत्कर्ष। तो टॉपिक आपका जो शुरू हो रहा है नेपोलियन में, वो होगा नेपोलियन का उदय। इसको देखना है, यानी राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का उदय या राइज ऑफ नेपोलियन। हिंदी में उदय के स्थान पर उत्कर्ष भी आप कह सकते हैं। अब यहां पर नेपोलियन का उत्कर्ष, इसका आशय क्या था, सामान्य रूप से जो आपको समझना है वो ये है कि एक सामान्य व्यक्ति, नेपोलियन एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है। एक सामान्य व्यक्ति कैसे फ्रांस का सम्राट बन जाता है, कि आपको इस टॉपिक में समझना है। तो आपको क्या समझना है, कैसे एक सामान्य व्यक्ति फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अब सामान्य व्यक्ति के सम्राट बनने में बीच में जो कारक है उनको ध्यान से समझना है। उन कारकों को समझना है जिन कारकों के कारण एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर फ्रांस का सम्राट बन जाता है। उन परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिन परिस्थितियों ने नेपोलियन को एक सामान्य व्यक्ति से फ्रांस के सम्राट बनने में सहायता प्रदान की है। उन परिस्थितियों को समझना होगा। तो इस टॉपिक में इन्हीं परिस्थितियों को, इन्हीं कारकों को समझना है। बहुत सारे बिंदुओं के अंतर्गत इस टॉपिक को समझना है। ये सारे बिंदु जो भी हम आगे लेने वाले हैं, ये आपके आंसर राइटिंग में एक एक पॉइंट बन जाएंगे। तो पहले ही हमने नेपोलियन को कैसे अध्ययन किया है विस्तार से समझाया। उसमें एक पहलू था नेपोलियन का उदय, और बहुत से पहलू आपने देखे। अब नेपोलियन के उदय का जो पहलू है या टॉपिक है, उसमें बहुत सारे सब पहलू बनेंगे, सब एस्पेक्ट्स बनेंगे, उप पहलू बनेंगे। तो उनको आपको एक एक को देखना है, और ये आपके एक पैराग्राफ मेंस की राइटिंग में बनते चले जाएंगे। आपको बहुत आसान हो जाएगा विषय का अध्ययन करना। अब जैसे जीवन परिचय, नेपोलियन है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा जीवन के बारे में तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए। तो जीवन परिचय में आप देखिए, जीवन परिचय अब जीवन परिचय में नेपोलियन का जो जन्म है वो एक द्वीप है फ्रांस का, उसका नाम है कोर्सिका। इसका जो जन्म है वो कोर्सिका द्वीप में है। कोर्सिका, कोर्सिका ये फ्रांस का एक द्वीप है। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। बिना मैप के आप इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने हर एक टॉपिक से मैप को जोड़ने का प्रयास करें। अब ये आपका फ्रांस है। ये जो मैप हमने लिया है 1815 का लिया, 1815 का जो है ये मैप है। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं ये कोर्सिका है, और इसी द्वीप में नेपोलियन का जन्म होता है। ये पहले, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये प्रदेश, ये इटली का प्रदेश है। बहुत सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे राज्य पहले अलग थे, अनेक भागों में बटा हुआ था इटली। तो इन्हीं में से एक राज्य था जिनोवा। जिनोवा, फ्रांस को जिनोवा ने कोर्सिका द्वीप बेच दिया था, यानी फ्रांस ने जिनोवा से यह द्वीप खरीदा था, जो इटली का एक राज्य था। तो यहां पर बड़ा असंतोष था यहां के लोगों में, फ्रांस को पसंद नहीं कर रहे थे। अभी इसकी बात हम लोग करेंगे। तो कोर्सिका द्वीप में इसका जन्म हुआ। जो इसका जन्म है, डेट वगैरह तो बहुत मेंस में जरूरत नहीं होती, आपके चूंकि व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये डेट बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिए, 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ।
और 1769 को। आसान सा हो जाता है। 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 1769 में, यानी नेपोलियन जब क्रांति होती है तो 20 वर्ष का वो नौजवान है। सारी बातों को बहुत भली भांति वो देख रहा है, समझ रहा है, जो उसको आगे बहुत सहायता भी करती है। ये अनुभव उसको बहुत काम आता है। 1769 में उसका जन्म होता है। उनके जो फादर है वो बोनापार्ट कार्लो बोनापार्ट। ये सामान्य सूचनाएं हैं जीवन परिचय के बारे में। कार्लो बोनापार्ट, ये जो नेपोलियन है, इनका जो परिवार है वो साधारण परिवार में है। साधारण परिवार से इनका ताल्लुकात है। और इनके जो फादर हैं, उन्होंने चीजों को समझा, क्रांति के दौरान जो घटनाएं घट रही थी उसको समझा, अपने को कुलीन वर्ग में घोषित करवाया उन्होंने, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन बहुत निर्धन थे, सामान्य कुलीन। कार्लो में हमने आपको बताया था कि जो सामंत भी है, बड़ी सामंत, छोटे सामंत, बड़े पादरी, छोटे पादरी, जो छोटे सामंत है उनकी स्थिति भी जनसाधारण जैसे ही थी, सामान्य व्यक्ति जैसी ही थी। तो ये निर्धन परिवार से ही हैं और कुलीन परिवार से। ये सामान्य परिचय है। इसके बाद आप देखिए, क्रांति से अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण। आगे आपका जो पहलू बनने वाला है वो है क्रांति से अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, क्रिएटिंग कंडीशंस कंडुसिव टू रिवॉल्यूशन। यानी क्रांति से एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें नेपोलियन का उत्कर्ष होता है, एक सामान्य व्यक्ति सम्राट बनता है। कहते हैं कि यदि फ्रांस में क्रांति नहीं होती तो नेपोलियन का उत्कर्ष नहीं होता, नेपोलियन का उदय नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा समझिए, इस पॉइंट को समझिए। अब क्रांति के पहले की जो स्थिति है, क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, इसके पहले की जो स्थिति वहां पर आपने देखा कि पुरातन व्यवस्था है, और क्रांति के बाद एक नया समाज आता है क्रांति के पश्चात। तो जो पुरातन व्यवस्था है, एंशिएंट रिजाइम है, वो असमानता पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। सामान्य वर्ग का शोषण है, सामान्य वर्ग का शोषण है राज्य के द्वारा, सामान्य वर्ग का शोषण है सामंतों के द्वारा, सामान्य वर्ग का शोषण है पादरियों के द्वारा। ऐसा पुरातन समाज है। यानी एक भ्रष्ट और विलासी जीवन जी रहे थे राज परिवार के लोग, बड़ी सामंत और बड़े पादरी। तो यहाँ का जो पूरा का पूरा समाज था, उसमें आपने देखा कि दो वर्ग थे। एक वर्ग जिसको सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, विशेषाधिकार, और जो दूसरा वर्ग है उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे। तो इस प्रकार का समाज, जब क्रांति होती है तो क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। लेकिन कई बार हमने इसका उल्लेख किया है कि फ्रांस के लोगों का समानता पर ज्यादा बल था, स्वतंत्रता पर नहीं। नेपोलियन भी एक बार कहता है कि स्वतंत्रता तो बहाना मात्र था, फ्रांस के लोग तो समानता के लिए लड़ रहे थे, ऐसा उल्लेख किया नेपोलियन ने भी। तो क्रांति के बाद जो व्यवस्था आती है वो समानता पर आधारित व्यवस्था आती है, एक ऐसी व्यवस्था जो इक्वलिटी पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है? पहले के सिस्टम में योग्यता का कोई अर्थ नहीं था। पहले के सिस्टम में आप जन्म कहाँ लेते हैं, आपका जन्म किस परिवार में है, उसके अनुसार आपको पद मिलने वाला है, उसके अनुसार आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। लेकिन क्रांति के पश्चात जो नई व्यवस्था आती है वो समानता पर आधारित होती है, और इस समानता पर आधारित व्यवस्था में अब कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। यानी अब जन्म के आधार पर कोई भी पद नहीं मिलेगा, जन्म का महत्व खत्म हो जाता है।
और जन्म के स्थान पर अब आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर निर्णय होने वाला है। तो एक बड़ा परिवर्तन था क्रांति के पश्चात। ये जो समानता पर आधारित समाज आता है, ये नेपोलियन के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि बना देता है, नेपोलियन के उत्कर्ष का आधार बना देता है। इसीलिए ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप यहाँ देख लेंगे। तो जीवन परिचय के बाद आपने देखा कि क्रांति कैसे नेपोलियन को एक आधार प्रदान करता है। क्रांति के बाद जो समानता पर आधारित समाज आया है, उसके लिए एक अवसर प्रदान करता है इस पॉइंट को। इसके बाद आरंभिक जीवन में जब क्रांति हो जाती है, तो पहले ही हमने आपको बताया था कि साधारण कुलीन परिवार से है, तो उसके फादर उसको भेज देते हैं पेरिस में, फ्रांस में उसको शिक्षा के लिए भेज देते हैं एक सैनिक स्कूल में। तो आरंभिक जीवन को अगर आप देखें, आरंभिक जीवन या आरंभिक सफलताएं, वो शिक्षा के लिए सैनिक स्कूल में भर्ती होता है। सैनिक स्कूल में वहां से शिक्षा प्राप्त करता है और ये उत्कर्ष का एक यह भी आधार बनाता है क्योंकि वह एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद वह एक सैनिक स्कूल में जाता है और सैनिक स्कूल में सामान्य रूप से बड़े सामंतों के बच्चे पढ़ते थे। अब ये साहब सामान्य परिवार के थे। जो बड़े सामंत परिवार के बच्चे थे, वो सामान्य रूप से उतनी मेहनत करने को बहुत अभ्यस्त नहीं थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य रूप से वो आलसी प्रकार के थे नेपोलियन की तुलना में। और नेपोलियन उन चीज़ों को वो सब देखता है, समझता है। नेपोलियन चूंकि कोर्सिका द्वीप का था, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच नहीं थी मूल रूप से। कोर्सिका का रहने वाला था, इटली के राज्य जिनेवा का भाग था, तो उसकी मूल भाषा कुछ और थी। जब वो सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो सामान्य रूप से उसको थोड़ी सी समस्या होती है भाषा को लेकर का। उसका जो उच्चारण था, प्रोनाउंसिएशन था, वो उतना क्लियर नहीं था फ्रेंच को लेकर के। तो जो बड़े सामंतों के बच्चे हैं उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और कहते हैं ये बात वो अपने गार्जियंस को भी बताता है और कहते हैं कभी कभी वो निराश भी हो जाता था। निराश होकर के उल्टे सीधे कदम भी उठाने की सोचता था, ऐसा इतिहासकारों का उल्लेख है। लेकिन यहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करता है, सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है और सैनिक स्कूल में उन विपरीत स्थितियों में शिक्षा ग्रहण करता है। उससे उसमें योग्यता आ जाती है, एक समझ आ जाती है, एक समझ आ जाती है। ये एक बड़ी बात है। सैनिक स्कूल के बाद फिर बाद में थोड़े समय बाद वह दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। बाद में वो सेना में शामिल हो जाता है। सैनिक स्कूल के बाद वो सेना में भर्ती हो जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है। अब जब सेना में भर्ती हो गया तो स्वाभाविक है उसको अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त हो गया नेपोलियन को। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है उसके जीवन में। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सेना में भर्ती होने के बाद उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जाता है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जाता है। और वो क्या करता है कि छुट्टी पर चला जाता है, एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। कोर्सिका द्वीप में गया छुट्टी मनाने के लिए, वापस नहीं आता है तो उसे सेना से हटा भी दिया जाता है। एक यह भी उसके साथ एक यह भी स्थिति होती है। तो आरंभिक जीवन में जो वो शिक्षा प्राप्त करता है, जिस वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है, वह उसकी समझ को विस्तारित करने में, उसे योग्य बनाने में बड़ी मदद करते हैं। सेना में भर्ती हो जाता है
लेकिन यहाँ पर एक और भी बात आप समझ सकते हैं कि वह जो सेना में जब भर्ती होना चाहता था, तो वो नेवल आर्मी में भर्ती होना चाहता था, नौसेना में भर्ती होना चाहता था और लेकिन उसे यह अवसर प्राप्त नहीं होता। उसे वो आर्मी में यानी जो ज़मीन पर लड़ाई कर रही है, वहाँ पर उसको भर्ती होने का अवसर मिला और शायद ये इसके लिए ज़्यादा लाभकारी हुआ, क्योंकि जो उसको ज़मीन पर युद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त हुआ, वो उसको आगे बहुत सहायक उसके लिए बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आरंभिक जीवन परिचय के बाद अर्ली लाइफ में कैसे वो शिक्षा प्राप्त करता है, कैसे योग्य बनता है, कैसे सेना में भर्ती होता है और वो लंबी छुट्टी पर चला जाता है, तो सेना से उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद अब देखिए क्या होता है, किस पहलू पर बात बनेगी। अब उसके बाद देखेंगे कि आरंभिक सफलताओं के बारे में, आरंभिक जीवन के बाद जो आरंभिक सफलताएँ हैं, वो कैसे आपको देखना है। उसमें आपको ये देखना है कि वो जब सेना से हटा दिया जाता है, तो जैकोबिन दल में शामिल हो जाता है। जैकोबिन दल में शामिल हो जाता है और जैकोबिन दल के बारे में आप जानते हैं कि आतंक का राज उन्होंने स्थापित किया था। तो आरंभिक सफलताओं में जब वो जैकोबिन दल में शामिल हो जाता है, जैकोबिन में शामिल हो जाता है, तो उसे फिर अपनी योग्यता दिखाने का एक अवसर मिल जाता है। सेना में ट्रेन पहले से ही था, सेना में काम भी कर चुका है और वो उसके बाद जो है वो जब हटा दिया जाता है, तो जैकोबिन पार्टी में शामिल हो जाता है। जैकोबिन पार्टी का आपने देखा, हमने पहले डिस्कस किया है कि कैसे नेशनल असेंबली के बाद कैसे बास्तिल का पतन होता है, कैसे नेशनल कन्वेंशन आता है और उसके बाद कैसे रेन ऑफ टेरर जैकोबिन के नेतृत्व में स्थापित होता है। तो जैकोबिन पार्टी का एक समय पूरे फ्रांस में बहुत प्रभाव हो जाता है, शासन सत्ता इनके हाथ में आ जाती है। तो जैकोबिन दल में जब ये शामिल हो जाता है, तो इसे अवसर मिल जाता है अपनी प्रतिभा को पुनः सिद्ध करने का, अपनी प्रतिभा को पुनः सिद्ध करने का। तो वो जैकोबिन दल में आने के बाद क्या करता है, आतंक के राज के समय की जो उपलब्धियां हैं उनको आप देखिए। अब जैकोबिन के नेतृत्व में आतंक का राज्य स्थापित होता है। अचीवमेंट्स ऑफ रेन ऑफ टेरर, जैकोबिन के नेतृत्व में जो रेन ऑफ टेरर आता है, उस समय इसकी उपलब्धियां, और ये ऐसी उपलब्धियां अर्जित करना है जिसको आपको समझना होगा, आंसर में आपको लिखना होगा। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे उसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं उसको आप थोड़ा सा देखिए। इसकी जो उपलब्धियां हैं, रेन ऑफ टेरर के समय में एक तूलो नाम का बंदरगाह था, तूलो नाम का बंदरगाह था, उस पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तो उसने क्या किया, उसकी रक्षा की। इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखिए। ये आपका तूलो बंदरगाह है। तो वो क्या करता है कि जो तूलो बंदरगाह है उसकी अंग्रेजों से रक्षा करता है। यहाँ के निवासियों ने भी थोड़ा सा विद्रोह करने की कोशिश की रेन ऑफ टेरर के खिलाफ। जब रेन ऑफ टेरर का वहाँ शासन था, उसको भी उसने दमन किया। तो नेपोलियन की ख्याति बहुत बढ़ जाती है। रेन ऑफ टेरर का जो उस समय शासन था, उस शासन के तहत उसको बहुत मान्यता मिलने लगती है, उसकी बहुत प्रशंसा होने लगती है और फ्रांस की जनता भी इस इसको मानने लगती है। इसकी जो ख्याति है फ्रांस की जनता में, वो लगातार बढ़ती जाती है उसके इस प्रकार के कार्य से। इसके साथ साथ आप रेन ऑफ टेरर में एक पॉइंट तो ये आपने देख लिया, तूलो, तूलो बंदरगाह की रक्षा करना, पहला पॉइंट ये आपका बनेगा। और इसके बाद जो तूलो की जनता का विद्रोह है,
उसका दमन करना। तूलों की जनता का जो विद्रोह है, उसका दमन करना। इसके अलावा भी जब रेन ऑफ टेरर था, तो नेपोलियन एक और काम करता है। काम क्या है कि जो पेरिस में राजतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने उपद्रव कुछ कर दिया। नेपोलियन ने उनका दमन कर दिया और वे लोग भी रेन ऑफ टेरर के समय, आतंक के राज के समय, जो प्रजातंत्र के बिल्कुल उग्र समर्थक थे, आप उनको उग्र प्रजातंत्रवादी भी कह सकते हैं। एक तो राजतंत्रवादी, उनका दमन किया, और उग्र प्रजातंत्रवादी, उनका भी दमन किया। तो ये दो और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं रेन ऑफ टेरर के समय में। एक तो राजतंत्रवादी, जो राजा के प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं, उन्होंने कुछ विद्रोह कर रखा है, उनका वो दमन करता है। और इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, रेन ऑफ टेरर से जो बहुत संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं प्रजातंत्र को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, जनता पर आधारित व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो। रेन ऑफ टेरर के कॉन्सेप्ट से वो सहमत नहीं थे। तो उग्र जो प्रजातंत्रवादी हैं, उग्र प्रजातंत्रवादी, उनका दमन करता है। तो रेन ऑफ टेरर के समय में तुलों के बंदरगाह की रक्षा की, तुलों की जनता के विद्रोह का दमन किया, राजतंत्रवादियों का दमन किया, उग्र प्रजातंत्रवादियों का दमन किया। इससे क्या हुआ? इससे नेपोलियन की ख्याति बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत ख्याति अर्जित कर लेता है। और जैकोबिन जो पार्टी का शासन है, उसको वो सेना का प्रमुख बना देते हैं, उसको ये लाभ होता है। राइज ऑफ नेपोलियन, एक सामान्य व्यक्ति कैसे फ्रांस का सम्राट बनता है। तो कोई भी व्यक्ति अचानक तो इतने बड़े पदों पे नहीं पहुंचेगा सामान्य रूप से। कई बार हमने आपको बताया है, आपका जो कैरियर बनता है वो ग्रेजुअली ही बनता है। कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, इतिहास पुरुष जिसका आप अध्ययन करते हैं, वो अचानक बड़े पदों पर नहीं पहुंच जाता। कोई भी कल्चर अचानक अपनी चरम बिंदु पर नहीं आएगा, कोई साम्राज्य बिल्कुल अचानक अपनी पराकाष्ठा पर नहीं आएगा। तो इसलिए ये बात समझना है कि कैसे वो ग्रेजुअली डेवलप करता है अपनी कैरियर में। अब वो कैसे सैनिक स्कूल में शिक्षा उसको मिली, कैसे वो योग्य बनता है, कैसे सेना में भर्ती होता है, छुट्टी पे चला जाता है, नौकरी से त्यागपत्र उसको देना पड़ जाता है, जैकोबिन्स में शामिल हो जाता है, और एक सैनिक के रूप में उसने महत्वपूर्ण सेवाएं की। और जब ख्याति अर्जित हो जाती है, फ्रांस की जनता में उसका महत्व स्थापित होने लगता है, तो उसको सेना का प्रमुख बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपने देख लिया। तो आतंकी राज्य के समय की उपलब्धियां। अब यहां पर आप देखिए, आतंक के राज्य के बाद डायरेक्टरी के शासन, आतंक का राज थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है, 1793 टू 94, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। डायरेक्टरी का शासन आ जाता है, डिफेंस ऑफ द रूल ऑफ द डायरेक्टरी। अब नेपोलियन कुछ ऐसे कार्य करता है डायरेक्टरी के समय में, जिससे उसकी ख्याति और बढ़ती जाती है। दिन प्रतिदिन फ्रांस की जनता में उसका जो महत्व है वो बढ़ता चला जाता है। अब डायरेक्टरी के शासन में उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की उपलब्धियां हैं। जैसे डायरेक्टरी के शासन में वो ऑस्ट्रिया का अभियान करता है, ऑस्ट्रिया का अभियान करता है। डायरेक्टरी के शासन के समय वह रूस का अभियान करता है, और डायरेक्टरी के शासन के समय ही जब वो ऑस्ट्रिया रूस का अभियान कर लेता है, तो ऑस्ट्रिया के अभियान के समय जब वो उसको वापस आना होता है फ्रांस में, तो जो डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टरी के शासन में जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सशंकित हो जाते हैं कि नेपोलियन का महत्व फ्रांस की जनता में लगातार बढ़ रहा है। फ्रांस की जनता की नज़रों में उसकी ख्याति लगातार बढ़ रही है, उसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो वो लोग सशंकित हो गए, कहीं नेपोलियन हमारी सत्ता को उखाड़ ना फेंके। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि आप तुरंत जाइए, मिस्र अभियान पर निकलिए, वहाँ इंग्लैंड को पराजित करिए। अब इंग्लैंड को पराजित करना एक बड़ी बात होती थी उस समय,
क्योंकि जमीन के युद्ध में तो आप उसको पराजित कर सकते थे, लेकिन उसकी जो नौसेना है, उसको पराजित करना बहुत मुश्किल है। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर नेपोलियन हार जाता है इंग्लैंड से, तो फ्रांस की जनता की दृष्टि में जो उसका बहुत महत्व है, उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। और जो वो लोग संकाल हुए थे, संधि उनको हुआ था कि हमारे शासन को बदल ना दें, तो उससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगी। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया रूस अभियान के बाद वह मिस्र का अभियान करता है, नेपोलियन। मिस्र में वो जमीन के युद्ध में तो इंग्लैंड को हरा देता है, लेकिन इंग्लैंड की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी और उस समय उनको एक बहुत विशिष्ट जो है नौसेना के जो अधिकारी थे, उनकी सेवाएं प्राप्त थी। नाम था नेल्सन। नेल्सन के नेतृत्व में जो नौसेना है, वो फ्रांस की नौसेना को हरा देती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। इस समय सारी सूचनाएं फ्रांस से नेपोलियन के पास पहुंच रही हैं। नेपोलियन को ये सूचना प्राप्त होती है कि जो डायरेक्टरी का शासन है, उससे लोग पूरी तरह से नाराज थे, पूरी तरह से असंतुष्ट थे और इसने उसको अपना उपयुक्त अवसर समझ लिया नेपोलियन ने। इसलिए मिस्र के अभियान को वह छोड़ करके सीधे फ्रांस पहुंच जाता है, पेरिस पहुंच जाता है। वहां की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि नेपोलियन के लिए सहायक हो जाती हैं। तो डायरेक्टरी के शासन के समय की जो उपलब्धियां हैं, उनको हमने आपको बताया आतंकी राज के बाद, और इसी इसी डायरेक्टरी के शासन की वो अवहेलना करता है, डिफेंस ऑफ द रूल ऑफ द डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम अवहेलना की बात अभी करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो नेपोलियन को प्रोत्साहित करती हैं डायरेक्टरी के शासन की अवहेलना के लिए। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है कि जो आरंभिक सफलताएं हैं, कैसे आतंक के राज्य के समय में सफलताएं मिली, कैसे डायरेक्टरी के शासन के समय में उसको सफलताएं मिली, और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां निर्मित होती हैं फ्रांस में कि वह डायरेक्टरी के शासन की अवहेलना कर देता है और फ्रांस में कॉन्सुलेट और सम्राट के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे कि फ्रांसीसी समाज की विशेष परिस्थितियां। अब डायरेक्टरी के शासन के समय की उपलब्धियों को हमने देख लिया, नेल्सन से पराजित हुआ है नेपोलियन, ये भी हमने देख लिया। लेकिन जब वो पहुंचता है पेरिस, तो भीड़ ने उसका जोरदार स्वागत किया। नेपोलियन की पराजय का कोई प्रभाव पड़ता नहीं फ्रांस की जनता पर, लोग उसके स्वागत के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं और नेपोलियन इस बात को समझता है। उसी समय उसका एक स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। नेपोलियन कहता है कि अब नाशपाती पक चुकी है, इस परिस्थिति को कहता है। यानी कहीं ना कहीं वह उसके मन में जो आगे सम्राट बनने की इच्छा थी या शासन प्रमुख बनने की इच्छा थी, उसके लिए अब वह उपयुक्त अवसर समझता है। वो कहता है कि अगर मैं पहले आता तो बड़ी शीघ्रता हो जाती, बड़ी जल्दी हो जाती। अगर मैं थोड़ा विलंब से आता तो ये शायद बहुत देर हो जाती। इसलिए मैं बिल्कुल उपयुक्त समय पर ही फ्रांस आया हूं। वो मिस्र अभियान से वापस लौटता है। अब देखिए वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं और इन विशेष परिस्थितियों के तहत वो कैसे अवहेलना करता है, इसको आप देखिए। विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां। अब ये विशेष परिस्थितियां क्या हैं, ये आपको देखना है। अब देखा आपने कि डायरेक्टरी का शासन है, और ये जो डायरेक्टरी का शासन है, ये पूरी तरह से भ्रष्ट शासन है। यहां भ्रष्टाचार विद्यमान है, भ्रष्ट शासन है, और इस भ्रष्ट शासन में जनता परेशान है। जनता परेशान है। चारों ओर जो है बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है, मूल्य वृद्धि है, महंगाई है,
बेरोजगारी है, इस तरह की समस्याएं विद्यमान हैं, बहुत सारी समस्याएं वहां पर हैं। लोग नाराज हैं डायरेक्टरी के शासन से। दूसरी ओर डायरेक्टरी का जो शासन है, इसकी जो विदेश नीति है, इसकी जो विदेश नीति है वो अदूरदर्शितापूर्ण है, अदूरदर्शी है। और ये करते क्या है, ये आक्रामक प्रसारवादी नीति नहीं, लगातार युद्ध करना, डायरेक्टरी लगातार पड़ोसी राज्यों से युद्ध करना, उन पर कब्जा करना, इस प्रकार की नीति अपनाते हैं, आक्रामक विदेश नीति। अब ये आक्रामक विदेश नीति है, अदूरदर्शितापूर्ण विदेश नीति है, इससे बहुत समस्या पैदा हो जा रही है फ्रांस के सामने। एक विशेष परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। फ्रांस के विरुद्ध एक गुट जन्म ले लेता है। इंग्लैंड का गुट उसमें शामिल है, ऑस्ट्रिया उसमें शामिल है, रूस उसमें शामिल है, और ये गुट बन जाता है। अब इनके आक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं। नेपोलियन इनको समझता है। इन विशेष परिस्थितियों में फ्रांस की जनता जो है, फ्रांस की जनता उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ लेना है। इन विशेष परिस्थितियों में डायरेक्टरी के शासन के समय में फ्रांस की जनता की कुछ आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, परेशान है वो। उसकी अपेक्षाएं क्या हैं? पहला तो यही है कि ये जो भ्रष्ट शासन है, डायरेक्टरी का जो शासन है, भ्रष्ट शासन, इससे मुक्ति मिले, जनता चाह रही है। नेपोलियन इसको समझ रहा है, इसलिए कहता है कि उपयुक्त समय है, उपयुक्त अवसर है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो डायरेक्टरी का शासन है वो समाप्त होना चाहिए। जनता इससे मुक्त चाहती है क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से वो सामना कर रही है। दूसरी बात जो है, अब इस समय युद्ध का खतरा है, फ्रांस पर आक्रमण का खतरा है। फ्रांस पर जो है, फ्रांस के खिलाफ एक गुट बन चुका है, उसमें ऑस्ट्रिया शामिल है, उसमें रूस शामिल है, उसमें इंग्लैंड शामिल है। आक्रमण का खतरा है। अब फ्रांस की जनता ये चाहती है कि जो विदेशी गुट बना है, विदेशी आक्रमण है, इस विदेशी आक्रमण से कोई ऐसा शासन हो जो सुरक्षा दे सके। ये एक बड़ी आकांक्षा है जनता की। जनता परेशान है, समस्याओं से भी ग्रस्त है, तो छुटकारा पाना चाहती है। और इनकी जो विदेश नीति है, आक्रामक विदेश नीति है, उससे भी खतरा जो पैदा हुआ है उसका भी समाधान चाहती है। तीसरी बात, जनता अब परेशान हो चुकी है। फ्रांस की क्रांति का आपने देखा स्वरूप कैसे परिवर्तनशील स्वरूप है, और ये परिवर्तनशील स्वरूप आप देखिए 1789 नेशनल असेंबली, बास्तिल का पतन, और कैसे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, कैसे रीन ऑफ टेरर और डायरेक्टरी का शासन। तो लगातार एक लंबा समय हो रहा है। लंबा समय, ये लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, और इन 10 वर्षों में क्रांति का स्वरूप परिवर्तनशील है। तो वो चाहते हैं, फ्रांस की जनता चाहती है कि कोई स्थायी सरकार बने। लगातार ये जो परिवर्तन है, स्थायी सरकार, स्थायी शासन हो। और चौथी बात यह भी जनता चाहती है कि जो क्रांति के परिणाम हैं, क्रांति के बाद जो नए प्रकार का समाज आया है, नई प्रकार की व्यवस्था आई है, क्रांति जनित जो समाज है, जो राजनीति है, या क्रांति के जो सिद्धांत हैं, उनको कोई सुरक्षित करने वाला भी हो। ये आकांक्षाएं हैं। इन पॉइंट को नोट करना है। ये पॉइंट आपके उत्तर लेखन का मुख्य आधार बनने वाले हैं, ये पॉइंट। तो यहां पर चौथा आप ये भी लिख सकते हैं कि क्रांति को स्थायित्व देना, क्रांति को स्थायित्व देना। तो ये आपने विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आपने समझ लिया है। विशेष परिस्थितियों में क्या देखा
कि कैसे वहाँ पर डायरेक्टरी का शासन है, अनेक समस्याएँ वहाँ पर विद्यमान हैं, कैसे उनकी आक्रामक विदेश नीति है, युद्ध का खतरा है, आक्रमण का खतरा है और ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता ऐसा चाहती है कि ये भ्रष्ट शासन इसको उखाड़ फेंके, डायरेक्टरी के शासन को उखाड़ फेंके। विदेशी आक्रमण है, इससे कोई हमारी रक्षा कर सके, जो शंकाएँ आई हैं मन में, उसके लिए वो कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहते हैं और स्वाभाविक है कि नेपोलियन के लिए बहुत बड़ा अवसर था और इसके बाद वो परिवर्तनशील जो स्वरूप है उसको समाप्त भी करना चाहते हैं और क्रांति के बाद जो नया समाज आया है, नई व्यवस्था आई है, उसको कोई बनाए रख भी सके, ऐसा भी वे चाहते हैं। तो ये विशेष परिस्थितियाँ हैं, फ्रांसीसी समाज की विशेष परिस्थितियाँ और इसमें वो आकांक्षा करते हैं, अभी हमने 4 बिंदुओं की चर्चा की इन विशेष परिस्थितियों में, नेपोलियन इसको समझ जाता है और पहले ही हमने उल्लेख किया है जब वो पहुँचता है पेरिस में, तो उसके स्वागत को देखकर वो अभिभूत हो जाता है। वो कहता है बिल्कुल राइट टाइम ये है हमारे लिए और उसने क्या किया कि कुछ लोगों को मिला करके 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी के शासन की अवहेलना कर देता है, डायरेक्टरी के शासन की समाप्ति कर देता है और उसने फिर क्या किया 1799 में उसने फिर उसके बाद कॉन्सुलेट की स्थापना किया। डायरेक्टरी के शासन के दौरान की उपलब्धियों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं और तो कॉन्सुलेट की स्थापना उसने किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्सुलेट। अब इसमें 3 कौंसल उसके थे, उसमें से वो प्रथम कौंसल बनता है, प्रथम कौंसल बनता है और यहीं से नेपोलियन के शासन की शुरुआत हो जाती है। 3 कॉन्सुलेट में 3 कौंसल थे, उसमें पहला बनता है, यानी तीनों में बात प्रमुख कौन होगा, नेपोलियन होगा और उसके बाद वह सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करता है फ्रांस में। वो तमाम प्रकार के सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, सैनिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, बहुत सारे सुधार करता है। अलग से एक टॉपिक बनेगा, पहले ही हमने उसकी चर्चा किया है। और उसके बाद कॉन्सुलेट की स्थापना करने के बाद वह फिर 1804 में जब सहायक परिस्थितियां होती हैं तो वह अपने को सम्राट के रूप में घोषित कर देता है, नेपोलियन एज ए इम्परर। यानी वह जनमत संग्रह के माध्यम से, लेकिन यहां पर यह समझना है कि यह स्वेच्छाचारिता नहीं है, स्वतः नहीं घोषित किया, जनमत संग्रह के माध्यम से। यानी वो ऐसा कहता है कि जनता की इच्छा है कि मैं सम्राट बनूं। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे नेपोलियन एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, एक सामान्य व्यक्ति था और कैसे किन परिस्थितियों में किन कारकों के परिणाम स्वरूप वह सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में।